मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। सियासत भी लगातार गर्म होती जा रही है। हम चौथे चरण के चुनाव की दहलीज पर हैं। निमाड़ मालवा की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और हम मौजूद हैं इंदौर में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको कांग्रेस ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जिम में बैठे हैं हम जीतू पटवारी के। यहां पर पसीने की बूंदें आप देख रहे होंगे, इनके माथे पर है। जिम के बाद फील्ड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। नहीं, बात यह है कि जब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो नेचुरल शरीर को थोड़ा रिमैप करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये भी कोई भी ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूंजी स्वस्थ होता है और मैं मानता हूँ कि हर देश के हर नागरिक को कुछ न कुछ अपने शरीर के लिए 1 घंटा, आधा घंटा योग, प्राणायाम, दौड़, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जो मन में आए, जो इसके पास जो संसाधन हो, करना चाहिए। हम बात कर रहे थे अभी, सियासत की भी बात कर रहे हैं। आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, कैसे देख रहे चौथे चरण के चुनाव को? नहीं, जब चुनाव चालू हुए थे तब एहसास था कि शायद हम पीछे हैं। चुनाव रिसेंट हारे थे और परिस्थितियां ऐसी थी, ये सबको आभास था, निराशा थी वर्करों में। और यही कारण था कि कई लोग हमारे इधर से डर के भाग गए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हिम्मत नहीं कर पाए। और अल्टीमेटली जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो पूरे देश में एक मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गया ये मैंडेट। जब दूसरे का हुआ तब और ज़्यादा ताकत से इस भावना को बनी और धीरे धीरे कांग्रेस और बीजेपी बरोबरी की लड़ाई लड़ने लगी। मैं मानता हूं चौथे चरण के चुनाव में लगभग 4 सीट कांग्रेस जीतेगी। 8 में से 4 सीट? बिल्कुल। मालवा इलाके में आप लगातार दौरे कर रहे हैं। इंदौर की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा बदलाव इंदौर में हुआ है। कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है। अक्षय बम आपका साथ छोड़ के जा चुके हैं। कैसे जीतू पटवारी एक प्रदेश अध्यक्ष के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? मैं सुधीर जी कोई भी चीज छुपाता भी नहीं हूं और मन, क्रम, वचन से ईमानदार आदमी हूं। आज तक ईश्वर ने मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का, ईश्वर ने ये बदनामी नहीं दी कि मैं करप्ट हुआ है, बेईमान हुआ। बहुत दुखी हूं पूरे इंदौर के घटनाक्रम से, पर नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। क्या क्राइम हुआ और किसने किया, वो बीजेपी, जिसको इतना बड़ा प्रतिसाद इंदौर की जनता ने दिया, हर बार सहयोग किया, सहायता की, विश्वास किया। इंदौर की जनता को कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर, हमारी कैसी इंदौर की विरासत है माँ अहिल्या की, जिसने अपने बेटे को चुनवा दिया पैरों के तले। एक वीडियो भी आपने बड़ी भावुक अपील करते हुए लोगों से जारी की है। इसीलिए मैंने किया। ये स्वच्छता की बात आई, नंबर 1 रहे हम। सुमित्रा महाजन जब हमारी माँ जैसी है, वो देश की संसद के सर्वोच्च पद पे बैठती थी तो फक्र महसूस होता था हमारे इंदौर की। वो इंदौर जो हमेशा आयाम पैदा करता है, उदाहरण पेश करता है, उसको अवसर मिला, नियति ने दिया है कि नेताओं की बुद्धि ठीक करे। क्या तरीका है कि 4 लोग अभी हमारे कांग्रेस पार्टी से लड़े और उधर कपड़े जैसी पार्टी बदलती। मतलब ये क्या जनता को मूर्ख समझते हैं हम लोग? बीजेपी अपनी ताकत का कितना भयंकर दुरुपयोग कर रही है। आपने कहा कि जो नेता इस तरह के अहंकार दिखाते हैं या जिस तरह का कोई गुरूर दिखाते हैं, आपने खुद का भी कहा है कि हमारे जैसे नेताओं को जनता सबक दिखाए इंदौर की। जीवन में नेता को जनता से डरना चाहिए। जब मैं कहता हूं सार्वजनिक जीवन में एक पॉलिटिकल वर्कर को जनता से डरना चाहिए तो वो सबके लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और जब ये डर खत्म हुआ है तब अहंकार की पराकाष्ठा हुई है और वो पब्लिक को भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है। समाज में वो भावी पीढ़ी में एक दुष्परिणाम आता है उसका। तो इंदौर शहर को अवसर मिला है कि इनका बीजेपी के खासकर लोगों को मिला है, कार्यकर्ताओं को मिला, जो ये सोचते हैं कि हमें हमारी पार्टी भी पसंद है और हमें अच्छी राजनीति भी चाहिए। जो ये सोचते हैं कि इंदौर का एक अपना स्वाभिमान है, वोट का एक स्वाभिमान है, लोकतंत्र रहना चाहिए, भले मैं बीजेपी का हूँ। सांसद जो बनेगा सर्वविदित है कैसे किसका बनेगा, क्योंकि मैदान इस तरह का, ग्राउंड इस तरह का बन गया है। हमने किसी व्यक्ति को समर्थन इसलिए नहीं दिया कि जनता को ऑप्शन दे नोटा का, क्रिटिसिज्म का, और हम चाहते हैं क्रिटिसिज्म हो, परिणाम पे असर नहीं है इसका, पर मैसेज है। नेताओं को आत्ममंथन करने का एक अवसर है, पब्लिक को भी अवसर है कि पब्लिक ईमानदार होना चाहती है क्या?
अगर पब्लिक ईमानदार नहीं होना चाहती है तो फिर वो एक्सेप्ट कैसे, वो कैसे महसूस करते कि नेता ईमानदार है? तो एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीतू पटवारी राजनीति को, जैसे आपने क्राइम की बात की कि नेता की बात कही है, तो लगता है कि पार्टी में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इस तरह के आपराधिकरण जो राजनीति का होता है उसमें कोई बदलाव की प्लानिंग है जीतू पटवारी जी की? जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत से हिम्मत से निर्णय लेने पड़ते हैं। अभी जब मैं 3.5-4 महीने मुझे अध्यक्ष बने हुआ, तब से लेके आज तक हेवी ताप है, संघर्ष है, पल पल पे आने वाली चुनौतियां थी, सबको सामना ईश्वर ने करवाया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी एक ऐसा विजन लेके निकलेगी मध्य प्रदेश में कि इस बार 28 का जब चुनाव होगा तो जितना भयंकर बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला उससे बड़ा कांग्रेस को मिलना चाहिए। तब तो हमने अपनी ईमानदारी से जनता के लिए कुछ किया, कोशिश। लेकिन बड़ा संघर्ष जीतू पटवारी के सामने है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने और एक एक कर बड़े बड़े नेता, कई नेता साथ छोड़ते चले गए। मेरे क्या चल रहा था मन में? नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। मैं विचार कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, नीति ऐसा क्यों, मेरे साथ कोई गलती नहीं हो रही। आत्ममंथन भी किया, मेरी कोशिशों में तो कमी नहीं है, वो भी आत्ममंथन किया। पर सबका जब सार निकला तो ये निकला कि कुछ लोग अपनी उम्र के कारण, अपने राजनीतिक कैरियर के कारण, कुछ अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से, कुछ सत्ता के पास रहना चाहते हैं। कांग्रेस में उनको संभावनाएं कम दिखती है, उधर ज़्यादा दिखती क्योंकि उनकी उम्र जाती जा रही, संघर्ष का मादा नहीं है उसमें उनमें। तो मोटे तौर पे इस तरह के लोग मिले जिनका बड़ा व्यापार है या सरकार से रिलेटेड व्यापार है या भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे लोग अब विपक्ष में रह के काम भी नहीं कर सकते, सरकार से लड़ भी नहीं सकते थे। तो मैं गए उसका दर्द है, पर गए उसका डर नहीं है। हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के घर पर मौजूद है और जिम से निकलकर नीचे आए हैं हम लोग मैदान में, ताकि सुबह सुबह की खुली हवा में खुलकर बातें भी हो सकें। अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई, जब हम चर्चा कर रहे थे तो बयानबाजी को लेकर आप चर्चा में रहते हैं, आप कुछ बोलते हैं, अर्थ कुछ निकल जाता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में हमेशा कोई भी व्यक्ति अच्छे के लिए अपनी बात कहता है, अपने आइडियोलॉजी के लिए कहता है। हम विपक्ष में इसलिए बीजेपी के क्रिटिसिज्म के लिए हमें बात कहनी चाहिए, सरकार के विरोध में उसकी कमियां बतानी चाहिए। पर फिर भी इन सब बातों में हम इंसान हैं। इसके बाद भी हम एक राजनीतिक वर्कर हैं, वो भी, सामने वाले भी इसी देश के हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, विरोधी नहीं है, विरोधी है वैचारिक रूप से, दुश्मन नहीं है। तो मैं मानता हूँ कोई भी कभी भी बयान में ऐसा नहीं देता हूँ जो दुर्भावना वाला होता है। नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो एग्रेशन से बात कहनी है वो कहनी पड़ेगी। अगर आप हंस के तो किसी के क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, और करना होगा हंस के तो वो हंस के ही किया जा सकता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इमरती देवी वाला बयान आपका बड़ा चर्चित रहा। बात मेरी बड़ी बहन है, मैं जब वो कांग्रेस में थी तब मेरा उनका बहुत पारिवारिक रिश्ता था, और बहुत वो, मतलब हम पास में एक टेबल पे बैठते थे, और मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से, मैं कभी आज तक, बहुत अच्छी महिला है, और वो स्लिप ऑफ टंग था। और जैसे ही मुझे 2 बजे रात को एहसास हुआ इस बात का कि मेरे से गलती हो गई, मैं तो बोल के निकल गया था, तो मैंने 2 बजे रात को ट्वीट किया और माफ़ी मांगी। बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो भूल से भूल हो उसको, मतलब कैसे कह सकते हैं, पर हाँ, चूंकि गलती है तो मेरा विरोध किया, बीजेपी ने स्वीकार्य है, और उनने एफआईआर की, स्वीकार्य है। मेरी गलती थी जो जानबूझ के नहीं थी, मानसिक रूप से क्राइम नहीं था, वो होने वाली घटना, एक्सीडेंट था। हमें पता चला कि बयान के बाद इतने आप चिंतित हो गए कि रात भर सो नहीं पाए। बिल्कुल, ऐसी जब अच्छा इंसान जो होता है, हम सार्वजनिक जीवन में क्यों हैं, पब्लिक के लिए, और चूंकि ऐसा 2 बजे पता चला तो मेरे को रात भर बेचैनी रही कि क्या हो गया मेरे से ये। तो मैं मानता हूँ इस बात को, इसको अस्वीकार किया ही नहीं है। गलत बात किसी भी प्रकार से अस्वीकार्य हो ही नहीं सकती, उसको स्वीकार करना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, स्वीकार। लगातार प्रदेश के दौरों पर आप जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता सीटों पर आ रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब तो चूंकि मध्य प्रदेश में आखिरी दौर का चुनाव है, ऐसी स्थिति में मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ा बयान दे दिया पाकिस्तान को लेकर। क्या लगता है, पाकिस्तान के परमाणु बम का सम्मान करना चाहिए? और मजाक के तौर पर लोग कहते हैं कि चुनाव में मणिशंकर अय्यर जब कुछ बोलते हैं तो लगभग मिस कर रही थी जनता। कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात को डिनाई कर दिया है, और मैं मानता हूं कि ऐसे जितने भी बयान आते हैं, पार्टी का इससे सरोकार नहीं होता है। पार्टी की लाइन क्लियर है, साफ है, और वो पार्टी स्टैंड से क्लियर होती है रोज। खासतौर पर
अलग अलग चीजों को लेकर बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग जो है, उसका हक मारकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते। तो आरक्षण का मुद्दा कितना आप जरूरी मानते हैं, या आरक्षण किस हिसाब से होना चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी तो ऐसे व्यक्तित्व है, कभी भी एक बात पे टिकते ही नहीं हो। यही बात उन्होंने इंटरव्यू में कही कि कांग्रेस ने मुसलमानों को के लिए कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक समझा। और भाषण में कहा कि जो भी संपत्ति है मुसलमानों को देना चाहती। दोनों बातें उन्हीं की है, सर्च करोगे मिल जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन है। नरेंद्र मोदी जी असल में उन्होंने आज तक जो बोला, जितनी भी बातें कही, जितने भी भाषण किए, जितने भी सब्जी बाग दिखाए, इंडेक्स ये कहता है वो फेल हुआ है। वो आज जो भाषण कर रहे हैं या वोट मांग रहे हैं, वो किस बात का मांग रहे हैं? वो झूठ और एक तरह से फरेब का मांग रहे हैं, ये गुमराह करने का मांग रहे हैं, वो सच का नहीं मांग रहे हैं। देश सबसे ज्यादा गरीब है आज, जो 90% लोग हैं। 10% के पास संपत्ति। ये लड़ाई तो है। अगर ये क्रांति नहीं लाएगी तो क्या होगा? जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे कास्ट का गणना करानी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि इस देश में एक अपर कास्ट का गरीब है, एक जो ओबीसी एसटी एससी का गरीब है। आखिर गरीबों की भी तो एक कौम है, और सरकार उसके लिए नहीं हो और केवल 10% के लिए हो, तो ये देश के लिए क्या उचित है? ये तुलनात्मक क्या सफलता लाके देगी देश को? अल्टीमेटली नहीं लाके देगी। तो मैं मानता हूं राहुल गांधी वास्तविकता में है और मोदी जी मैजिक में है। सैम पित्रोदा ने भी ऐसे ही बयान दिया है और विरासत का टैक्स की बात की। वो भी कांग्रेस पार्टी का कोई उससे लेना देना नहीं था। वो उनका जो था अमेरिका में रह के यहाँ बात करना और उस पर फिर बयान का जिक्र करना, तो सैम पित्रोदा को पार्टी से पद से मुक्त कर दिया। इंदौर की सीट पर चुनाव होना है। बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, उनसे जब हमने सवाल किया था कि जीतू पटवारी जी इस तरह के बयानबाजी करते, कुछ करते, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर है, तो उनका कहना था कि जीतू पटवारी को अभी मैच्योर होना बाकी है, उनमें इतनी परिपक्वता नहीं है। उनने जो सीख दी उसको, चूंकि उम्र में बड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो अच्छी बात आती है उसको स्वीकार करना। जीतू पटवारी का राजनीतिक पक्ष बहुत सारे लोगों ने देखा है। अभी हम जिम में चर्चा कर रहे थे, तो व्यक्तिगत पक्ष जो जीतू पटवारी का है कि भावुक व्यक्ति के तौर पर आपको देखा, जब आप बात करते हैं कि लोग आज जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखते हैं, लेकिन जीतू पटवारी का ये रास्ता जो था वो आसान रहा इतना? बिना संघर्ष से कुछ नहीं होता है, और जो ईश्वर जब दे दे आपको, इसका मतलब है कि आप उन क्षमताओं को, नियति को यही मंजूर था। आपको सफलता दे तो भी स्वीकार होगी, असफलता दे तो भी स्वीकार होगी। नियति पर जीतू पटवारी का बहुत भरोसा है। 100%। अगर ये पेड़ है, ये सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये दिखती नहीं है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नहीं दिखती है। ये सूर्य रोज उगता है, रोज किरणें देता है, इन्हें कोई शक्ति तो है। धर्म राजनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। आपको लगता है कि धर्म की बातें अगर हम करते हैं या कोई चीज करते, सियासत में कितना जरूरी आप मानते हैं? नहीं, जीवन जीने की एक शैली है धर्म, और उसके आधार पे जीवन की अंतिम यात्रा तक, मोक्ष तक ले जाने का एक माध्यम है धर्म। पर धर्म राजनीति में भावना से का उपयोग करके राजनीतिक लोग वोट ले, ये एक आजकल सरल रास्ता हो गया है। पर धर्म का राजनीति से उतना वास्ता नहीं है जितना धर्म एक अपना व्यक्तित्व का, खुद के पर्सनल अपनी आस्थाओं का विषय है, और राजनीति संसार को, समाज को, व्यवस्था को चलाने का हिस्सा है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद फिर एक यात्रा निकाली, लगातार आपने उनका साथ निभाया है। जब राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र अभी बीच में चेंज होने की बात हुई कि रायबरेली जा रहे, लेकिन लंबे समय से आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आप पिछले 5 साल में राहुल गांधी में देखते हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान है, और राहुल गांधी वास्तविकता में जीना चाहते हैं, निडर इंसान है। ये जरूर है कि वो जो बात अपनी कई बार कहते हैं, वो बात पब्लिक को उस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए, शायद नहीं कर पाती है, पर उसके बावजूद राहुल गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, और अल्टीमेटली जनता उसको सही समझती है और सही होती है। आज तक उन्होंने जो बयान दिया, और मोदी ने सबसे ज्यादा उसको क्रिटिसिज्म किया, सबसे सही वो निकले। वो चाहे कोविड की बात हो, कोविड आने वाला था, तब राहुल गांधी ने कहा था आएगा, चेतो नहीं चेते। और ये एक एक चीज की बात, नोटबंदी को लेके हो, नोटबंदी का कोई फायदा नहीं होगा, राहुल गांधी ने कहा था, वही हुआ। फिर देश में आर्थिक अराजकता है, उसका कुछ नहीं हुआ, कहा मोदी जी 2, 3, 4, 10 उद्योगपतियों के दोस्त हो, आखिर निकला।
आखिर इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला उसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म राहुल गांधी ने किया और तथ्य और तर्क से किया, और वो सही निकले, और आज देश उसको समझ रहा है, पहचान रहा है और आत्मसात कर रहा है। दिग्विजय सिंह भी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार राजगढ़ से उम्मीदवार उनको बनाया है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में एक बड़ा हाथ दिग्विजय सिंह का रहा है। उनके बयानों को आप कैसे देखते हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते? नहीं, दिग्विजय सिंह जी के जो बयान होते हैं वो भी मैं मानता हूँ ज्यादातर जीवन की वास्तविकताओं के आसपास, राजनीतिक वास्तविकताओं के आसपास होते हैं। यह है जीतू पटवारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, और आज जब हम इंटरव्यू में उनसे मिले तो उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। शरीर को लेकर जागरूक है, स्वास्थ्य को लेकर जागरूक है, साथ ही साथ आध्यात्म का एक पुट जीतू पटवारी के अंदर देखने को मिलता है। अपनी गलतियों को पूरे दम्भ से, पूरी जिम्मेदारी से स्वीकारते हैं, और साथ ही साथ ऐसे अहंकारी नेताओं को सबक सिखाने की अपील जनता से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो मुझे भी आप सबक सिखाइए, लेकिन अगर वोट आ रहे हैं, आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है, तो जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे जिम्मेदारी के साथ वोटिंग करे। बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू।